मैं राजेश कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान KG इंटर कॉलेज मुरादाबाद। आज हम बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करते हैं। बुक का पहला चैप्टर है एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आवृतबीजी और एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आवृतबीजी पौधे पौधे आपने देखे हैं। पूरे विश्व भर में लगभग 5 लाख प्रकार के पौधे पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। कुछ कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, अंदाजन ऐसा है 5 लाख प्रकार के पौधे होते हैं। अगर हम इन पौधों को अलग अलग देखें तो जो प्लांट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं क्रिप्टोगैमस प्लांट, इन्हें कहते हैं अपुष्पिपादक। अपुष्पिपादक यानी ऐसे पौधे जिन पर कि पुष्प नहीं आते तो क्या कहलाते हैं? अपुष्पिपादक। और दूसरे कहलाते हैं फेनेरोगैमस। फेनेरोगैमस प्लांट, इन्हें कहते हैं पुष्पिपादक। यानी जिन पर की पुष्प आते हैं। 2 तरह के होते हैं। बहुत सारे पौधे देखे होंगे जिन पर की फूल नहीं आते और बहुत सारे अनेक पौधों पर फूल आते हैं। जिन पर फूल आते हैं ये पौधे 2 तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म, इन्हें कहते हैं अनावृतबीजी। अनावृतबीजी ऐसे पौधे जिनके की बीज फल के बाहर होते हैं। इनको फल प्राय नहीं होता, बीज सीधे टहनी पर लगे होते हैं। साइकस, पाइनस ऐसे पौधे होते हैं। चीड़ के पौधे ये सब निकाल जाते हैं। देखा होगा एक फूल जैसे लकड़ी के मिले मिलते हैं, उस तरह के पौधे होते हैं। और दूसरे हैं ये वाले जिनको हमें पढ़ना है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट कौन से होते हैं? ऐसे पौधे जिनके की बीज फल के भीतर पाए जाते हैं। यानी कहाँ होते हैं? सीड फल के भीतर, या कहें सीड फल भित्ति से ढके हुए होते हैं। ऐसे पौधे एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। जितने भी हम फल खाते हैं वो सब क्या है? एंजियोस्पर्म। आम है, अमरूद है, जितने भी सब्जियां हैं ये सब क्या है? एंजियोस्पर्म। जिन भी पौधों के बीज फल के भीतर होते हैं वो सभी एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। आज हमें पहला चैप्टर यही है, एंजियोस्पर्म पौधे का जीवन चक्र कैसा होता है। यानी एंजियोस्पर्म प्लांट किस प्रकार से अपनी जीवन क्रिया पूरी करते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर्स आते हैं। जो फ्लावर्स हैं वो क्या होते हैं बेटा? क्यों आते हैं पौधे पर फूल?
फूल जो होते हैं पौधे के लैंगिक जनन अंग होते हैं। फ्लावर्स जो है ये क्या है? लैंगिक जनन अंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और यही फूल ही पौधे की अगली पीढ़ी को बनाते हैं। यानी फूल से फल बनता है, फल के अंदर बीज होता है, बीज को अंकुरित कराते हैं, नया पौधा बन जाता है। तो फूल क्या है? पौधे की अगली पीढ़ी को चलाने का काम करते हैं फ्लावर्स। एक फूल को देखें तो इस तरह का एक फूल होता है, नीचे की तरफ एक इस तरह की संरचना फूल में पाई जाती है, इसे पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। ये है थैलेमस या पुष्पासन इसे कहा जाता है। और यहाँ बीच में एक ट्यूब के समान संरचना ऐसे लगी रहती है। ये ऐसे धागे के समान संरचना इसमें निकली रहती है ऐसे। यहाँ हरे रंग के छोटी छोटी पंखुड़ियां होती जो कली की अवस्था में पुष्प को ढके रहती। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो ऐसे रंगीन भाग ऐसे निकले रहते हैं, ऐसा एक फ्लावर। ये जो हरे रंग की पंखुड़ियां हैं, एक पंखुड़ी को यानी एक दल सेपल कहते हैं। वाहदल इन्हें कहते हैं, हरे रंग के होते हैं, ग्रीन। वाहदलों के पूरे समूह को कैलिक्स कहा जाता है। कैलिक्स वाहदल पुंज, वाहदल पुंज से कहते हैं। एक को कहेंगे सेपल, यानी इसमें से एक को उखाड़ लिया, ये क्या है? सेपल। और सारे उखाड़ लिए ऐसे, एक कई भी हो सकते हैं। ये क्या है? कैलिक्स। इनका काम क्या होता है? पुष्प को कली की अवस्था में ढके रखने का काम करते हैं, सुरक्षा करते हैं। दूसरे ये वाले जो रंगीन होते हैं, इन्हीं के कारण पुष्प आकर्षक दिखाई देता है। लाल, पीले, नीले अलग अलग रंगों के होते हैं। एक को कहते हैं पेटल, दल, एक को कहते हैं दल, और सबको मिलाकर कहते हैं कोरोला, दलकुंज। सबको कहते हैं दलकुंज। जैसे एक को यहाँ कहते हैं सेपल, वहाँ एक को कहते हैं पेटल। यहाँ सबको मिला के कैलिक्स, वहाँ सबको मिला के कहते हैं कोरोला। ठीक है, ये धागे के समान संरचनाएं दिख रही हैं, ये ऐसी। ऐसे इन्हें कहते हैं स्टेबल। एक को कहते हैं पुंकेसर, एक को कहते हैं पुंकेसर। और सबको मिलाकर ये बहुत सारे हो सकते हैं, एक ये ऐसे, एक पुष्प में बहुत सारे होंगे। इन सबको मिला के कहते हैं एंड्रूशियम। उमंग, एक कहलाएगा स्टेबल,
यानी पुंकेसर और सब मिला के कहलाएंगे वुमन एंड्रोशियम। ये बीच में एक ट्यूब के समान संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली ऐसे। ये है गायनेशियम, इसे कहते हैं गायनेशियम, जायान। यह है जायान। इस जायान के अंदर ही बीजाणु पाए जाते हैं, जो बाद में बीज बन जाते हैं निषेचन के बाद। पुष्प के इन भागों का काम कैलिक्स का पुष्प की सुरक्षा करना, कली की अवस्था। रंगीन वाले भागों का काम परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना, सुगंधी होती। ये जो स्टेमन्स हैं, ये पुष्प के नर जनन अंग होते हैं। नर जनन अंग। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पुष्प में क्या है? एंड्रोशियम, नर जनन अंग। और मादा जनन अंग क्या है? जायान। यह है मादा जनन अंग। पुष्प में दो तरह के अंग हैं। नर जनन अंग क्या है? पुंकेसर वाला भाग। और मादा जनन अंग क्या है? बीच की ट्यूब वाला भाग, जिसे हम कहते हैं गायनेशियम। इस पुंकेसर का ये ऊपर का जो भाग है, ये वाला भाग, ये एंथर कहलाता है। एंथर इसे कहते हैं परागकोश। परागकोश। और इस परागकोश के अंदर ऐसे गोल गोल कण बनते हैं बहुत सारे, जिससे बाहर निकल आते हैं। इसके फटने पर इन्हें परागकण कहते हैं। परागकणों के बनने की क्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो इस एंथर या परागकोश भाग के अंदर परागकण कैसे बनते हैं, इसे कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होती है। एक स्टेमन से शुरू करेंगे और उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते जाएंगे वो इसमें हम देखेंगे। पुष्प में जो पुंकेसर हैं वो 4 भी हो सकते हैं, सैकड़ों भी हो सकते हैं। जब ये अलग अलग होते हैं तो इन्हें पॉलीएंड्रस कहा जाता है, अलग अलग होने पर। और जुड़े होने पर इन्हें सिलेंड्रस या युक्ता के जुड़े हुए कहा जाता है। एक पुंकेसर देखें, ये एक पुंकेसर है। ये पुंकेसर का ये वाला भाग ये कहलाता है फिलामेंट। कुतंतु इसे कहते हैं कुतंतु। और ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? एंथर। और आप इस वाले भाग को परागकोश किसे कहा जाता है? परागकोश को अगर हम काट के देखें बीच में से, इस तरह का दिखाई देता है अंदर से। दो पालियां इसमें होती हैं, इन्हें पिंडक कहते हैं या लोब कहते हैं। 2 लोब हैं, एक लोब ये है और एक लोब इधर, दोनों जुड़े रहते हैं। ये जो
जोड़ने वाला भाग ही कनेक्टिव कहलाता है। हर एक लोब के अंदर गोल आकार के दो दो खाने होते हैं, ऐसे। इन खानों को माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। माइक्रोस्पोरेंजिया, परागधानियां। परागधानियां इन्हें कहते हैं। और इन परागधानियों के अंदर ही ये गोल आकार की संरचनाएं बनती हैं, जिन्हें पराग कण कहा जाता है। ये है पॉलन ग्रेन। पराग कण ये युग्मक होते हैं पौधे, पराग कण काहे बनते हैं? परागधानियों के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं पराग कण। यहाँ पर देखिए दो लोब हैं, कितने हैं? दो। ऐसे अंतर को जिसमें दो लोब और चार परागधानियां होती हैं, इन्हें डाइफिकस कहते हैं। द्विपिंडकीय, दो पिंड वाले, अधिकतर सभी में ऐसे होते हैं। मालवेसी फैमिली जो है, इसमें गुड़हल, इसके अलावा भिंडी, सन, ये जो पौधे आते हैं, इनके पुष्पों में जो परागकण ये एंकर होते हैं, उनमें चार ना होकर केवल दो परागधानियां होती हैं, ऐसे। एक लोब और दो परागधानी, इन्हें कहते हैं मोनोथिकस, एक पिंडी। मोनोथिकस यानी क्या है? इसमें दो परागधानियां हैं और एक लोब। किसमें होता है? मालवेसी फैमिली में। मालवेसी फैमिली के प्लांट्स में ये पाया जाता है, बाकी सब में ये पाया जाता है। अब देखें इनके अंदर ये परागधानियां कैसे बन जाती हैं और परागधानियों के अंदर परागकण कैसे बनते हैं। जब एंथर या परागकोश यानी ऊपर वाला भाग बनना शुरू होता है, तो जो ये फिलामेंट है, इसके ऊपर का भाग ऐसे फूल जाता है, ये फूल गया और ये क्या बनाने लगता है? एंथर, परागकोश। अगर हम इस समय काट के देखें इसे, तो इसके अंदर ना तो परागधानियां होती, ना परागकण होते, कुछ नहीं होता। ये केवल इस तरह का होता है, ऐसे इसके चारों तरफ एक कोशिकाओं की मोटी परत होती है, इसे कहते हैं एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। और इसके भीतर का भाग इस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, बहुभुजाकार कोशिकाओं का, इन्हें पैरेन्काइमेटस सेल्स कहा जाता है या दूरदूतर कोशिकाएं इन्हें कहते हैं। सारा भाग इसी तरह की कोशिकाओं का बना। ये बाहर की लेयर क्या है? एपिडर्मिस। वह है त्वचा, एक लेयर की होती है और भीतर भरी है ये पैरेन्काइमेटिक सेल्स, इन्हें मेरिस्टेमेटिक या मेरियोस्तर कोशिकाएं भी कहते हैं।
से काट के देगा, एंकर कुछ ना है इसके अंदर। बाद में क्या होता है, इन वाली कोशिकाओं में से चारों कोनों पर 4 कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं, चारों कोनों पर 4, बाकी सब ऐसे ही हैं। ये एंकर है, एक कोशिका यहाँ बड़ी हो गई, एक ये बड़ी हो गई, एक ये बड़ी हो गई और एक ये बड़ी हो गई, यानी 4 कोशिकाएं बड़ी हो जाती इनमें से, बाकी सब छोटी है। जो बड़ी होती हैं इन कोशिकाओं को कहते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। आर्चीस्पोरियल सेल इन्हें कहा जाता है। हर एक कोशिका अपने ही स्थान पर रहते हुए सूत्री विभाजन द्वारा 2 भागों में बंट जाती है, यानी ये भी 2 में बंट गई, ये भी सब चारों अपनी अपनी जगह 2 में बंट जाती है। अब एक को देखें, ये 2 में बंट गई, ये वाली कोशिका। यहाँ विभाजन कौन सा हुआ, सूत्री विभाजन। इन दोनों में से एक बाहर की तरफ है, यानी यहाँ परिधि की तरफ है, और एक नीचे की तरफ। जो बाहर की तरफ है, परिधि की तरफ है, उसे कहते हैं पैराइटल सेल। और जो नीचे है ये वाली, इसे स्पोरोजेनस सेल कहते हैं। स्पोरोजेनस सेल। अब पैराइटल सेल बार-बार डिवाइड होती है, कौन सी वाली, बाहर वाली, और नीचे वाली कोशिका को चारों तरफ से घेरने लगती है, ऐसे। ये डिवाइड हो रही है पैराइटल सेल, और ऐसे इसे घेरने लगती है। ये है स्पोरोजेनस, ये वाली ऐसे रही, और ये पैराइटल सेल बार-बार डिवाइड होकर से घेर। ये काम यहाँ इस पे भी हो रहा है, इस पर भी चारों हो रहा है। अब एक लेयर बन गई। अब ये इस लेयर की कोशिकाएं बाहर को डिवाइड होती हैं, तो एक लेयर की 2 लेयर हो जाती, फिर डिवाइड हुई 3 हो गई, फिर डिवाइड हुई 4 हो गई, ऐसे कई लेयर की संरचना बन जाती है। बार-बार डिवाइड होने लगी, और ऐसे कई लेयर की संरचना बनी। ये क्या बन गई, वही माइक्रोस्पोरेंजिया। बीजाणुधानी ये बनी। इस बीजाणुधानी की सबसे भीतर की लेयर ये वाली, ये कहलाती है टेप्टम। ये सबसे भीतर की लेयर है, इसे कहते हैं टेप्टम। ये टेप्टम लेयर इस वाली कोशिका को पोषण देती है, पोषण मतलब न्यूट्रिशन, भोजन देती है, और भोजन को प्राप्त करके वो जो स्पोरोजेनस सेल बची हुई थी, अब वो डिवाइड होने लगती है बार-बार सूत्री विभाजन द्वारा, और वो बार-बार डिवाइड होकर बहुत सारी कोशिकाओं में बढ़ जाती। ये हो रहा है सूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन।
ये बहुत सारी कोशिकाओं में बनी। ये जो कोशिकाएं बनी, अब जो बनी, इन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये सेल्स डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड को से लिखते हैं। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का मतलब समझते हैं? जो कोशिकाएं सूत्री विभाजन से बनती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, यानी उनमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी पैतृक कोशिका के समान होती। किसी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 10 है और उससे टूटकर दो कोशिकाएं बनी, उनमें भी क्रोमोसोम की संख्या 10 है, 10 है, तो वो दोनों सेल कैसे कहलाएंगे? डिप्लॉयड। वो अपने पैतृक कोशिका जैसी। और एक अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, यानी एक सेल से 2 बार विभाजन होता है, पहली बार, दूसरी बार। जो कोशिकाएं बन के आती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, यानी 10 की कितने रह जाएगी क्लास में? 5। तो उसे कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन। तो ये कोशिकाएं कैसी हैं? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड को 2n से लिखा जाता है और हैप्लॉयड को n से लिखा जाता है। ये कहलाता है डिप्लॉयड द्विगुणित, हिंदी में कहते हैं, और n को कहते हैं हैप्लॉयड अगुणित। ये कोशिकाएं कैसी हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड। ये कोशिकाएं इस माइक्रोस्पोरेंजिया के भीतर ही अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। ये वाली सेल डिवाइड हुई मियोसिस डिवीजन द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? आधी। तो एक कोशिका कितनी कोशिकाओं में बंटती है अर्धसूत्री विभाजन में? 4। तो ये कोशिका, हर एक कोशिका जो अंदर है वो 4 में बंट जाती है ऐसे। चारों कोशिकाएं शुरू में जुड़ी रहती हैं आपस में। इस समय इन्हें कहते हैं टेट्राड। और बाद में ये चारों छूटकर अलग हो जाती हैं। अब हर एक कोशिका को कहते हैं पोलन ग्रेन, परागकण। ये क्या है? परागकण। ये कैसे हैं? हैप्लॉयड अर्धसूत्री विभाजन से। ये परागकण भी इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही भरे रहते हैं। उसके बाद ये माइक्रोस्पोरेंजिया हट जाती है और परागकण इसमें से निकल के बाहर चले जाते हैं, यानी जो एंथर है ऐसे है। ये यहां से कट गया किनारे से, यहां से कट गया। इसमें जो परागकण बने थे ये इसमें से निकलकर बाहर चले गए। ये है पोलन ग्रेन। परागकण एंथर के हट जाने पर परागकण बाहर निकल जाता है। और इस पूरी क्रिया को जो हमने समझी इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।